नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। जी हाँ, आज 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है सुनीता विलियम्स से जुड़ी। जी हाँ, अब अंतरिक्ष से उनकी वापसी हो चुकी है और जब ये वापसी हुई तो हर किसी की नजर इस स्पेसक्राफ्ट पर थी, स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग पर थी। फिलहाल सकुशल वापसी और सफल वापसी हो चुकी है। आगे किस तरीके की चीजें रहेंगी बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पुतिन से जुड़ी। जी हाँ, शर्तों के साथ पुतिन ने भरोसा तो दे दिया है लेकिन अभी एक और आखिरी मुलाकात होना बाकी है। इससे पहले अगर हम देखें तो यूक्रेन की तरफ से भी सहमति जताई गई थी युद्ध विराम को लेकर के, और अब युद्ध विराम को लेकर कुछ शर्तें पुतिन की तरफ से भी रखी गई। क्या है वो शर्तें बताएंगे विस्तार से आपको। तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही जुड़ी हुई है, जहां गाजा में तबाही देखने को मिली है और इस पूरी तबाही को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। और क्या कुछ नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है बताएंगे विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर की धरती पर सफल और सुरक्षित वापसी हो चुकी है। आज सुबह हर किसी की नजर अंतरिक्ष से धरती पर आ रहे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर थी और पूरी दुनिया लगातार सफल और सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना भी कर रही थी। नासा और स्पेस एक्स की टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण का असर दिखा और सफल लैंडिंग हुई। और लैंडिंग के बाद सावधानी पूर्वक चारों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया और जांच के लिए ले जाया गया, जिसके बाद नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सफल मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर ने 150 से ज्यादा प्रयोग किए हैं जो आने वाले समय में मानवता के लिए बड़े काम आने वाले हैं। सुनीता की वापसी पर गुजरात के झुलासन गांव में भी जश्न जैसा माहौल नजर आया। दिखाएंगे वहां की ताजा तस्वीरें आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की तस्वीरें, आज सुबह की तस्वीरें जब ये सफल लैंडिंग हुई और सफल लैंडिंग के बाद किस तरीके से एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुनीता विलियम्स पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। सुनीता विलियम्स को जब इस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया, पूरा सहारा देकर के उनकी टीम की तरफ से पूरा सहारा दिया गया, स्ट्रेचर पर उनको बाहर निकाला गया। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वुच विल्मोर की, जब उन्हें इस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया। तो इन तस्वीरों के आने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि वो ऐतिहासिक पल कब होगा जब इतनी कड़ी मेहनत के बाद में और इतने महीनों के बाद वापसी होगी इन एस्ट्रोनॉट की, जिसके लिए लगातार इसकी सफल लैंडिंग और सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रार्थनाएं पूरी दुनिया भर में की जा रही थी। तो फिलहाल वो प्रार्थनाएं भी अब हम कहें तो सफल हुई हैं और प्रार्थनाओं जो है वो रंग भी लेकर आई। फिलहाल ये 2 तस्वीरें सामने हैं। इसी के साथ किस तरीके से वेलकम बैक हुआ है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जब ये यान जब उतरा तो उस दौरान अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिली। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं पृथ्वी के वायुमंडल में जब एंट्री इस स्पेसक्राफ्ट ने की तो उस दौरान की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब समुद्र है वहां पर जब ये उतरता है, गल्फ ऑफ अमेरिका में जब ये उतरा, स्प्लैश डाउन हुआ, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ये तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब कैप्सूल से सुनीता विलियम्स बाहर आई, और उसके बाद में चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं झुलासन गांव में किस तरीके से ये जश्न आज मनाया गया है। सुनीता का ये गांव है और यहाँ पर भी लगातार प्रार्थनाएं सुरक्षित वापसी की हो रही। तो फिलहाल आज की ये 4 बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें आज नजर आई हैं जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि धरती पर इस वक्त सुनीता और वुच लौट चुके हैं, लेकिन 62 घंटे में 9 बार किस तरीके से वॉक किया गया एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि फिलहाल अब सुनीता और वुच वापस आ चुके हैं। लेकिन उनका जो मिशन रहा, मिशन से जुड़ी कुछ चीजें आपको बता दें, जहां 62 घंटे में 9 बार स्पेस वॉक किया है, 900 घंटे का पूरा शोध हुआ है, रिसर्च हुई है, और अब ये रिसर्च आगे आने वाले समय में मानवता के लिए बहुत काम आने वाली है। 150 से ज्यादा ये प्रयोग किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट वहां पर किए गए हैं। फिलहाल अभी आज उनकी वापसी हुई है और अब वापसी के बाद में हम देखें तो एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका है और कुल मिलाकर देखिए तो काफी सफल लैंडिंग हुई जिसका हम सभी को इंतजार था। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला अब सुनीता विलियम्स बन चुकी हैं। ये रिकॉर्ड अब उनके नाम पर दर्ज
हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें अनुसंधान परियोजनाओं पर भी अब काम होना है। इसके साथ ही अब टाइमलाइन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 17 घंटे का ये सफर रहा अंतरिक्ष से धरती की तरफ, जिसमें 18 मार्च को सुबह 8:35 पर वहां से रवाना हुए। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट का ISS से अलग हुआ। 2:41 पर आज डी ऑर्बिट बर्न जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद में 3:27 पर स्प्लैश डाउन हुआ आज सुबह की। तो ये पूरा उनका अगर हम देखें तो 17 घंटे का ये सफर रहा और 17 घंटे के सफर के बाद अब सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है और उनके साथ ही तीनों एस्ट्रोनॉट भी वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि वादा किया और ये वादा निभाया है। ये बात व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई। ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का वादा किया था और जब ये सफल लैंडिंग हो चुकी है तो उसके बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आया और कहा गया कि वादा किया था और वो वादा पूरा हुआ। गल्फ ऑफ अमेरिका में सुरक्षित लैंडिंग हुई है आज, ये बात कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये तो व्हाइट हाउस का बयान है, लेकिन व्हाइट हाउस के अलावा ये इसमें यह भी लिखा गया कि एलन मस्क और स्पेसएक्स और साथ ही नासा का भी शुक्रिया किया गया है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान जारी हुआ है और व्हाइट हाउस ने सीधे तौर पर स्पेसएक्स का भी शुक्रिया किया, एलन मस्क का शुक्रिया किया। और इसी के साथ एलन मस्क की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। मिशन को प्राथमिकता देने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए एलन मस्क भी नजर आए और साथ ही ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आज की लैंडिंग की। साथ ही एलन मस्क ने सीधे तौर पर ट्रंप का शुक्रिया किया क्योंकि ट्रंप की तरफ से यह वादा किया गया था कि एस्ट्रोनॉट्स को जल्द से जल्द वहां से धरती पर लाया जाएगा। मिशन को प्राथमिकता देने के लिए ट्रंप का शुक्रिया करते हुए एलन मस्क नजर आए हैं। इसके साथ ही नासा की तरफ से आज जब ये सफल लैंडिंग हो गई और उसके बाद में जब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया एस्ट्रोनॉट्स को, तो उसके बाद में नासा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस दौरान नासा की तरफ से कई सारी बातों का जिक्र किया गया। साथ ही इस मिशन को लेकर भी कई जानकारियां दी गई हैं, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जहां नासा की तरफ से बयान आया है और सीधे तौर पर नासा ने भी स्पेसएक्स का धन्यवाद किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और कई सारी बातों का जिक्र किया, जानकारी दी। और नासा की तरफ से कहा गया कि सभी अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और साथ ही कहा कि हर चरण प्लान के मुताबिक ही हुआ है। जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे वो पूरा प्लान के मुताबिक रहा, प्लान के हिसाब से ही रहा। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियों के बावजूद ये मिशन सफल रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो सुनीता विलियम्स मात्र 8 दिन के लिए वहां गई थी, लेकिन उन्हें 9 महीने से ज्यादा का वक्त अंतरिक्ष में गुजारना पड़ा। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सराहनीय है, ये बात नासा की तरफ से कही गई और स्पेसएक्स का धन्यवाद करते हुए नासा नजर आए। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन सीधे तौर पर आज की जो ये सफल लैंडिंग हुई है, इस सफल लैंडिंग का इंतजार इस वक्त पूरी दुनिया लगातार कर रही थी जब से वहां से रवाना हुए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया है। 2 एस्ट्रोनॉट्स जो कि पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए थे वहां से, हालांकि इनका जो पूरी तैयारी थी वो 8 दिन की थी, लेकिन 8 दिन के बाद में ये बहुत ज्यादा एक के बाद एक दिन बढ़ते गए। फिलहाल ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया है इस स्पेसक्राफ्ट से, इस कैप्सूल से। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ गई है जो कि इस वक्त शासन गांव में, जो कि सुनीता विलियम्स का गांव है, वहां पर मौजूद है। और मेघना, सीधा आप ही के पास में आना चाहेंगे, किस तरीके की तस्वीरें और कैसा जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर? बिल्कुल, सबसे पहले अगर बताऊं तो कल से यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही थी कि वो सफल तरीके से यहाँ पर पहुँच जाए, धरती पर पहुँच जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज सुबह से जो माहौल है यहाँ पर, आपको विजुअल्स के साथ ही रखना चाहूंगी, दर्शकों को विजुअल्स दिखाना चाहूंगी जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है बच्चों में भी खास तौर पर काफी उत्साह है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मंदिर में, ये जो मंदिर है डोला माता का मंदिर, ये यहाँ की ग्राम देवी है। यहाँ पर सुनीता विलियम्स भी 2013 में और 2007 में आ चुकी हैं। उन्होंने यहाँ पर पूजा भी की है जब वो 2013 में यहाँ पर आई थी। यहाँ के पुजारी ने बताया था हमें कि तकरीबन 9 महीने से यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलाई जा रही है ताकि वो सकुशल वापस आ सकें, उसकी प्रार्थना करने के लिए जलाई जा रही थी और जिसे अब विलीन कर दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह उनके गाँव में नज़र आ रहा है। खास तौर पर ग्रामजनों में भी हम देख रहे थे कल रात से ही, या अगर कहें तो सुबह सुबह से ही यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह है यहाँ पर। यहाँ गांव
के लोगों में अगर हम देखें तो यहाँ पर उनका जो एंसेस्ट्रल होम है, जो उनका घर है, वो भी इस डोला माता मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो हालांकि अभी वहाँ कोई रहता नहीं है, तो थोड़ी जर्जर हालत में है, लेकिन यहाँ पर उनका जो पैतृक घर है वो यहीं पर है। और इस गांव में जो स्कूल है, हर जगह पर अगर आप देखें तो सुनीता विलियम्स की बड़ी बड़ी तस्वीरें नजर आएंगी। तो बेशक गांव के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और आप देख ही सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो सकुशल वापस आ चुकी हैं। जी, अब मेघना, क्या सुनीता विलियम्स के परिवार के किसी सदस्य से भी आपकी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, यहाँ पर जो सुनीता विलियम्स के परिवार के लोग तो यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन उनके अगर हम देखें तो परिवार से संबंधित जो लोग रहे हैं या दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो दीपक पंड्या हैं, जो पुजारी हैं, वो सभी जो हैं सेम कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनके परिवार को जानते थे या इनके दादाजी सुनीता विलियम्स के ग्रैंडफादर के मित्र रहे हैं। तो ऐसे कई लोग यहाँ पर मिल जाएंगे जो बताते हैं कि कब वो लोग यहाँ से अमेरिका गए और किस तरीके से वो जब यहाँ आते थे तो क्या करते थे। तो इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जब सुनीता विलियम्स बहुत छोटी थी तब यहाँ पर ऊंट की सवारी उनके पिताजी उनको लेकर जाते थे। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो लोग हैं वो बताते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो अब 2007 और 2013 में जब सुनीता विलियम्स यहाँ आई थी, उसकी यादें यहाँ के जो लोग हैं उनके जहन में ज्यादा, अगर हम देखें तो उनकी मेमोरी में ज्यादा ताजा हैं। और इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस सक्सेसफुल मिशन को कंप्लीट करने के बाद और इतना समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद वो यहाँ पर क्या पता दर्शन करने के लिए आए। तो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि वो यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जल्दी आएंगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहाँ की दिखाने के लिए मेघना। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, जहां आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में काफी लंबे वक्त से जंग चल रही है और दोनों में चल रहा ये संघर्ष आखिर कब खत्म होगा, इसी सवाल के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। पिछले कुछ दिनों से इस जंग को रुकवाने की तमाम कोशिशों में भी तेजी आई है और इसी का नतीजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर 90 मिनट तक बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने और लंबे समय तक शांति बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की। इस वार्ता के बाद में रूस 30 दिनों के सीजफायर पर राजी तो हो गया है, पर कुछ शर्तों के साथ, कुछ मांगों के साथ। क्या है वो मांगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वार्ता से पहले यूक्रेन 30 दिनों के सीजफायर के प्रस्ताव पर राजी हो चुका है और अब बारी थी पुतिन की। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है। नजर डालते हैं वार्ता के अहम बिंदुओं पर। तो दोनों के बीच ये बातचीत हुई है शाम 7:30 बजे। ये वार्ता दोनों के बीच कल शुरू हुई, 90 मिनट तक ये वार्ता चली है और इस दौरान कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुतिन को मनाने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे हैं अपने प्रस्ताव के जरिए, इस युद्ध विराम के प्रस्ताव के जरिए। 30 दिन तक अब रूस यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, इस बात पर सहमति बन चुकी है दोनों के बीच में। साथ ही लेकिन यह भी शर्त रखी गई है कि यूक्रेन भी रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, यानी कि दोनों की तरफ से जो ऊर्जा के ठिकाने हैं उन पर हमला नहीं किया जाएगा। यूक्रेनी शहरों और सैन्य ठिकानों पर हालांकि जो हमले हैं वो जारी रह सकते हैं, ये बात भी इस दौरान नजर आई है। हालांकि अभी एक आखिरी वार्ता होना भी बाकी है। साथ ही सैनिकों की अदला बदली पर भी सहमति बन चुकी है दोनों के बीच में। रूस और यूक्रेन के बीच में जो बंदी सैनिक हैं उनके बीच में अब अदला बदली होगी। दोनों पक्षों के 175 कैदियों को मुक्त किया जाएगा यूक्रेन और रूस की तरफ से। साथ ही 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को भी रूस जो है वो यूक्रेन को सौंप देगा, जो गंभीर रूप से सैनिक घायल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बातचीत के दौरान एक चीज पर और डिस्कशन हुआ, जो बातचीत हुई है कि विशेषज्ञों की अब एक टीम बनाई जाएगी। जी हाँ, युद्ध को खत्म करने के लिए एक अस्थायी संघर्ष विराम पर्याप्त नहीं है, ये बात दोनों की तरफ से इस बातचीत के दौरान कही गई। साथ ही समस्या की जड़ तक जाकर स्थायी समाधान निकालना बेहद जरूरी है, इस बात पर भी सहमति ट्रंप और पुतिन की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जो ये विशेषज्ञ समूह बनेगा वो रूस अमेरिका मिलकर इस समूह को बनाएंगे
और ये जो पूरा समूह बनेगा विशेषज्ञों का, वो यूक्रेन संकट के समाधान के लिए स्टडी करेगा। पूरी रिसर्च अब इस पर की जाएगी, जो विशेषज्ञों का समूह बनेगा, और साथ ही जो कूटनीतिक कोशिशें हैं उनको भी आगे आने वाले समय में मजबूत किया जाएगा। तो ये तो बात रही विशेषज्ञों की टीम की और इस बातचीत की, लेकिन इसके साथ ही इस युद्ध विराम पर तो राजी हो गए, लेकिन इसके साथ ही कई सारी शर्तें भी रूस की तरफ से रखी गई, जिसमें सीज फायर के दौरान यूक्रेन में सेनाओं की गतिविधि बंद रहे, ये बात कही गई है। गारंटी मिले कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में ही रहेगा, ये बात रूस की तरफ से कही गई है। पुतिन की तरफ से ये मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की हथियार सप्लाई जो है उसको रोक दिया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जंग के दौरान कब्जाई हुई जमीन पर रूस का कंट्रोल होगा, ये भी एक शर्त रूस की तरफ से इस वक्त रखी गई है इस युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर। साथ ही ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत शुरू होगी, ये बात भी रूस की तरफ से कही गई। इसके साथ ही रूस की तरफ से एक बात और कही गई है, एक बार फिर से दोहराया गया कि नाटो देश वादा करे कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम जो मांगे हैं, तमाम जो शर्तें हैं, वो रूस की तरफ से रखी गई हैं। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। रूस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि किसी भी अस्थायी सीज फायर से यूक्रेन की सेना को ही फायदा होगा। जंग के मैदान में पिछड़ रहे यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन को इससे सैनिकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच बीते 2 महीनों की अगर हम बात करें तो 4 बार वार्ता हुई है इस पूरे युद्ध विराम को लेकर के। सबसे पहले बात हुई 12 फरवरी को, ट्रंप और पुतिन ने फोन पर आपस में बात की, तो ये पहली वार्ता रही। उसके बाद दूसरी वार्ता हुई 27 फरवरी को, जहां इस्तांबुल में यूएस और रूसी डिप्लोमेट्स के बीच में ये बैठक हुई थी, ये वार्ता हुई थी, और सीधे तौर पर इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद में 13 मार्च को ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात हुई और इस युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद में अब 18 मार्च यानी कि कल ट्रंप और पुतिन ने सीज फायर पर 90 मिनट तक बात की। और सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारी शर्तों के साथ अब सीज फायर पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ताजा अक्षय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? 90 मिनट तक ये बातचीत हुई है, कुछ है नहीं मेरे पास अब। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम अक्षय से करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर नजर आता है कि अभी इस वक्त जो ये फोन पर बातचीत हुई है, 90 मिनट तक ये फोन पर बातचीत हुई है, और इस बातचीत में सीधे तौर पर जो 30 दिनों का सीज फायर की बात कही जा रही है उस पर रूस जो है राजी हो गया है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी हैं। और इसी पर ताजा अपडेट भी हम अपने सहयोगी से लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि रूस और यूएस के बीच में जो बातचीत हुई, यानी कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो 90 मिनट की वार्ता हुई, उसमें कई सारी चीजें निकलकर सामने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, ये जो बातचीत हुई 90 मिनट की, ये बातचीत रही जिसमें कई सारी शर्तों के साथ कहीं ना कहीं रूस राजी हो चुका है सीज फायर के लिए। जी कृतिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो सभी बातें आपने बताई ठीक उसी तरह से ये कुछ कंडीशंस दोनों तरफ से रखी गई है। चाहे वो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से ये मांग हो कि वेस्ट को, यानी कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन को हथियार देना बंद करना पड़ेगा इससे पहले कि किसी भी तरह से शांति स्थापना की जाए। अब बड़ा सवाल ये भी है कि कितनी टेरिटरी, यानी कि कितना कब्जा किया हुआ क्षेत्र रूस को दिया जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि डॉनबास जो रीजन है जहां पर रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं, दोनेत्स्क जो रीजन है जहां पर रूसी बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, जिसके ऊपर अभी रशिया ने कब्जा किया हुआ है, वो रशिया डिमांड कर रहा है कि उसको सौंप दिया जाए, क्योंकि वहां के लोगों की रशिया के हिसाब से यही मांग थी कि वो जितनी भी टेरिटरी थी वो गलत थी यूक्रेन के पास रहना, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं वो रूसी बोलते हैं और वो रशिया के साथ ही जुड़ना चाहते थे, और यूक्रेन में उन्हें ज़बरदस्ती रखा गया था। दूसरी बात यह है कि नेटो में कभी भी यूक्रेन को शामिल ना किया
जाए। और पुतिन ने यही कहा कि नेटो में शामिल होना ही सबसे बड़ी वजह थी कि जंग की शुरुआत हुई। तो किसी भी तरह से पीस कीपिंग फोर्सेज है वो नेटो की यूक्रेन में नहीं आ सकती, ये डिमांड रशिया द्वारा की गई है। लेकिन अभी भी पश्चिमी देश, खासतौर पर यूरोपीय देश है, उनके अंदर चिंता ये बढ़ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें यूक्रेन की बात ज़्यादा नहीं मानी जा रही, या फिर यूक्रेन का एक तरह से होता है वो ज़्यादा सुना नहीं जा रहा है। तो किस तरह से ये जो डील होगी ये स्थायी तौर पर होगी, इसको लेकर अभी बड़े सवाल जारी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब आगे भी क्या वार्ता की उम्मीद की जाए कि तीनों देश जो है वो एक टेबल पर आकर के वार्ता करेंगे और उसके बाद में एक आखिरी सहमति बनाई जाएगी इस युद्ध विराम को लेकर के? अब देखिए कृतिका, आपने अच्छा सवाल पूछा कि क्या तीनों देश एक साथ बातचीत करेंगे, तो इसका जवाब यही है कि अभी तक जो बातें हमने देखी है, जितने 3 सालों से जो ये जंग चल रही है, तो तीनों जो पार्टीज़ है, जो इसमें मेन पार्टीज़ है, वो आपस में बात नहीं कर रही है। पहले बात केवल यूक्रेन और अमेरिका की होती थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बातचीत केवल पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हो रही है। इसमें यूक्रेन की ज़्यादा बात नहीं मानी जा रही है। इनफैक्ट अगर बात की जाए 3 हफ्ते पहले जिस तरह से प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूएस गए थे और वहाँ पे जिस तरह से उनकी और वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच में थी कि एक तरह से बहस हुई थी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुका है कि अगर उसको डील करनी है तो उसको कहीं ना कहीं अब अमेरिका से ज़्यादा बाकी जो यूरोपीय देश है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, चाहे वो हथियार की बात हो या फिर फंडिंग की, क्योंकि तीनों देश अगर आपस में बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ यही रहती है कि आपस में बात करके किसी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और आगे होने की संभावना भी कम लग रही है, क्योंकि जैसे ही रशिया और यूक्रेन की बातचीत की बात होती है तो दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़ जाते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इजरायली सेना ने सोमवार को गजा पट्टी पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और साथ ही सैकड़ों लोग घायल हो गए। जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इजराइल का यह सबसे बड़ा हवाई हमला है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग सुबह सहरी की तैयारी कर रहे थे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजरायली सेना के पिछले 24 घंटों के दौरान हमलों में हमास में प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाला एसासदीव अब्दुल्ला अल दलिस भी मारा गया। वो गजा पट्टी में हमास का पूरा शासन संभालता था। और इन हमलों के साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर चेतावनी संदेश भी दिया, जिसमें कहा कि गजा पर हवाई हमले सिर्फ शुरुआत है और युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं युद्ध के दौरान ही होंगी। बहरहाल हमले के चलते युद्ध विराम पूरी तरह से अब खत्म होने की स्थिति में है। करेंगे बात अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे गजा में हो रही है भारी तबाही। तो गजा में भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां युद्ध की शुरुआत के बाद गजा का सबसे घातक दिन देखने को मिला है। रमजान के महीने के दौरान इजराइल की तरफ से ये सबसे बड़ा हमला अभी तक का अगर हम देखें तो ये किया गया है युद्ध विराम के बाद में अभी तक का सबसे बड़ा हमला, जहां मंगलवार सुबह इजराइल ने बम बरसाए थे। और उसके बाद में इस पूरे हमले की अगर हम बात करें तो 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर इसमें मिली थी, जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, साथ ही कई सारे लोग घायल भी हुए। इसके साथ ही मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हैं। इस हमले की अगर हम बात करें तो 550 से ज्यादा लोगों घायल होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। साथ ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत इन हमलों में बताई जा रही है, यानी कि अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला सीजफायर के बाद। इसके साथ ही मृतकों में 263 महिलाएं हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही गजा के अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहां पर घायलों का तांता लगा, यानी कि बहुत सारे घायलों की संख्या जो है वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है इन हमलों के बाद में। और सीधे तौर पर हमास में पीएम की हैसियत रखने वाला अल दलिस भी इस दौरान इस हमले में मारा गया है, उसे भी मार गिराया गया है। इसके अलावा गजा पट्टी की अगर हम बात करें तो गजा पट्टी में हमास का ये पूरा शासन ये व्यक्ति संभालता था, जिसे मार गिराया गया। इजरायली सेना ने लोगों को पूर्वी गजा छोड़ने का भी सीधे तौर पर आदेश इस वक्त दे दिया गया है। इजरायली सेना की तरफ से यह आदेश दिया गया लोगों को कि पूर्वी गजा को आप छोड़ दीजिए। इजराइल नए सिरे से अब जमीनी अभियान जो है वो शुरू करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही पीएम नेतन्याहू की तरफ से भी एक संदेश जारी किया गया है। क्या है वो संदेश, वो भी आपको बताते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य दबाव जरूरी है, ये बात कही गई है नेतन्याहू की तरफ से। और इसके साथ ही गजा पर एयर स्ट्राइक सिर्फ शुरुआत है, ये बात कही गई है, यानी कि जो एयर स्ट्राइक की गई है ये अभी सिर्फ
शुरुआत है, आगे और भी चीजें देखने को मिल सकती है। एक तरह से चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। युद्ध के दौरान ही होंगे युद्ध विराम के लिए सभी वार्ताएं, ये बात कही गई है नेतन्याहू की तरफ से। साथ ही कहा गया कि लक्ष्यों को हासिल करने तक इजराइल जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसे उसके लक्ष्य नहीं मिल जाएंगे। और लक्ष्यों में हमास का सफाया और बंधकों की रिहाई शामिल है, यानी कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता और बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक ये हमले जारी रहेंगे और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इजराइल लगातार तैयार है। इजराइल की तरफ से इजराइल को कोई नहीं रोक सकता, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? जिस तरीके से नेतन्याहू की तरफ से ये संदेश जारी किया गया है और इस संदेश के जरिए कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी गई है कि अब इजराइल को कोई नहीं रोक सकता और अब हमास का सफाया ही किया जाएगा। देखिए, जो इजराइल का ये जो हमला हुआ है कल रात में वहाँ के समय के अनुसार 2 बजे शुरू हुआ था और जो पूरी योजना बनी वो योजना अमेरिका के साथ मिल के बनी है। उन्होंने अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एक है, उस पब्लिक अफेयर्स कमेटी को भी उन्होंने ब्रीफ किया था इसके पहले और उसके बाद ये किया गया है। तो आप समझ सकती है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, घोषणा की थी कि अगर जो जितने बंधक हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो हेल विल ब्रेक। तो उसके मतलब ये है कि अभी अमेरिका और इजराइल मिलकर इस बात पे पूरी तरह रणनीति में है कि सहमत है कि जब बंधक या तो बिना शर्त बंधक को रिहा कीजिए, जो भी लेन देन की प्रक्रिया थी रिहा करने की बात थी उसको जल्दी से ख़त्म करें और उसके बाद ही सारी चीज़ें होगी। नहीं तो ये मामला जैसा कि नेतन्याहू ने कहा है कि अभी तक चलेगा। कम से कम 7 दिनों का समय दिया गया है इजराइल की तरफ से कि कम से कम 7 दिनों तक चलेगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अभी 400 लोग मारे जा चुके हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी अचानक एक ऐसी स्थिति आई है कि हमास ने कहा है कि अपने सारे जो मित्र देश हैं उनको कहा है कि वो अमेरिका को कहे, नेतन्याहू को कहे कि ये हमले रोके। हमास ने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, तो अब सिर्फ आशा कर सकते हैं। इजराइल का कहना है कि 58 जो है बंधक अभी भी हमास के पास है, जिसमें उनको इस बात का अंदेशा है कि 34 की मृत्यु हो चुकी है। अब इस बात को लेकर इजराइल में भी परेशानियां हो गई है कि अगर इस तरह से हमले एक बार फिर शुरू हो गए तो फिर बंधकों का रिहा होना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीके से फिर ये मामला जो है स्पाइरल वायलेंस आफ्टर वायलेंस, वायलेंस आफ्टर वायलेंस की तरह चला जा रहा है। हमास को तुरंत कुछ समझौते के अंदर जाना होगा, नहीं तो ये हमला जो इजराइल की तरफ से ये लगातार जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। इस पर आप अपनी नज़र लगातार बनाए रखें। तो सीधे तौर पर हम देखें तो ये हमले इस वक्त लगातार जारी है इजराइल की तरफ से और साथ ही ये कहा गया है कि ये अभी शुरुआत ही है और जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, साथ ही सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे और इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। ये बात नेतन्याहू की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी के तौर पर हम देखें तो ये बात कही गई है, ये संदेश दिया गया है। नजर इस खबर पर भी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।